हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। 25 जनवरी का जो दिन होता है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में आइए पहले जान लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस बार कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो 15वां संस्करण इस बार मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। ठीक है, थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, जरूर डालेंगे वोट, जरूर डालेंगे हम। तो ये इसका थीम है। इसका जो आयोजन होगा तो वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो सम्मिलित होंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में अगर जो देखें तो अर्जुन राम मेघवाल सम्मिलित होंगे। अब आइए यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में कुछ चीजें डिटेल से जान लेते हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हो सकती है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आइए इन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें, 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इस बार संस्करण याद रखना, कौन सा संस्करण 2025 में मनाया गया? 15वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर जो देखा जाए तो शुरुआत के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि 2015वां संस्करण इस बार सेलिब्रेट किया गया। और इसके पूर्व अगर जो देखा जाए तो क्यों मनाया जाता है 25 तारीख को ही, 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो 25 जनवरी का दिन है इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? इंपॉर्टेंट तथ्य देखें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये हिंदी में अगर जो एग्जाम में आता है लिखा हुआ ऐसा तो आप इसको टिक करके आइएगा। अगर हिंदी में लिख के अगर जो लिख के आता है, इंग्लिश में लिख के आता है तो आप ये लिखिएगा। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसका थीम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो होंगी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर सम्मिलित होंगी। ठीक है, अब यहीं पर देखा जाए इंडिया वोट्स 2024 कॉफी टेबल बुक है, इसका भी विमोचन किया जाएगा। साथ ही साथ एक किताब और है, उसका भी विमोचन किया जाएगा। किताब का नाम क्या है? बिलीव इन द बुलेट पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। यहीं पर अगर जो देखा जाए सबसे खास बात क्या है कि सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं के लिए राज्य एवं जिला अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख अधिकारी हैं और साथ ही साथ प्रमुख जिला अधिकारी जो है, जो सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं का जिन्होंने पालन किया उनको सम्मानित किया जाएगा इसी समारोह में। और यहां पर एक खास बात और है कि इंडिया डकेट्स डॉक्यू ड्रामा सीरीज का भी प्रोमो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखना, इंडिया डकेट्स डॉक्यू ड्रामा सीरीज है उसका प्रोमो भी यहां पर लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, यहां पर याद रखना, कथन कारण में आपसे राष्ट्रपति का नाम हटा के प्रधानमंत्री का नाम दे सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कथन कारण में। ठीक है, तो हमने जाना राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। अब आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या है? सम्मेलन से संबंधित है एक और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योर्स रनर अप कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा 24 जनवरी को आईआईएम जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनर अप कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया था? जम्मू में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो मनोज सिन्हा के द्वारा उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? 24 जनवरी को। टू द पॉइंट, ऐसे ही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही विचारों के आदान प्रदान और ब्रिक्स देशों के बीच उद्यमशीलता और सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहां पर उद्देश्य भी आपने देख लिया। ठीक है, और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये सारे पॉइंट आपने देख लिए। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो सम्मेलन समारोह के दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखें, उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव का आयोजन। अब उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया जाएगा और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? फोटो देख के आप समझ गए होंगे। उत्कर्ष उड़ीसा है तो जाहिर सी बात है उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उड़ीसा का दौरा करेंगे। इसी दौरान पीएम उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025, यानी कि जो ये उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव है ना, इसको पूर्ण रूप में अगर जो देखा जाए तो इसका नाम क्या है? उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का पूर्ण रूप से देखा जाए तो इसका नाम है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का आयोजन जो होगा वो कहां पर होगा? जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहां के जनता मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। उड़ीसा सरकार द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय कार्यक्रम राज्य की क्षमताओं को 5 प्रमुख क्षेत्रों आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल, केमिकल्स और फूड प्रोसेसिंग में प्रदर्शित करेगा। मतलब कि यहां पर जो ये आयोजन किया जा रहा है, यहां पर राज्य की 5 प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, देखा जाए इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, जर्मनी, पोलैंड और क्यूबा सहित 12 देशों के प्रतिनिधि कंट्रीज ऑफ फोकस पहल के तहत इस आयोजन में भाग लेंगे। यानी कि कंट्री, जो फोकस कंट्री होते हैं ना, जैसे कोई समारोह आयोजित किया जाता है तो समारोह में एक फोकस कंट्री होता है, लेकिन यहाँ फोकस कंट्री के तौर पे 12 देश शामिल हो रहे हैं। वो 12 देशों का नाम यहाँ पर, उनमें से 12 देशों में कुछ प्रमुख देशों के नाम यहाँ पर लिखे हुए जो आप देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, जर्मनी, पोलैंड, क्यूबा इत्यादि सहित 12 देश यहाँ पर
कंट्री ऑफ फोकस के रूप में सम्मिलित हो रहे सम्मेलन में। ठीक है, तो यहां पर उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन कब किया जा रहा है, कहां पर हो रहा है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, फोकस कंट्री कौन है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात करें, राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को दिखाई हरी झंडी। अभी जैसे संजय नाम आपको पता चल गया होगा, ये महाभारत से प्रेरित है। ठीक, धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम था संजय, और धृतराष्ट्र के सारथी थे संजय। संजय क्या करते थे, युद्ध क्षेत्र की सारी जानकारी धृतराष्ट्र को बताते तो क्या है, तो वैसे ही जैसे वो निगरानी रखते थे दूर बैठ के, वैसे ही जो संजय है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, उसका नाम इसीलिए संजय रखा गया है। जाने यहां पर इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई है। किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है, राजनाथ सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि संजय क्या है, हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है, ठीक है, या किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको तुरंत वहीं पे टिक करके आना होगा कि युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। ये संजय क्या है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। आगे बात करें, संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी एवं हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर में जानकारी को एकत्रित करती है और उन्हें सुरक्षित सेना डाटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क पर युद्ध क्षेत्र की निगरानी परिदृश्य बनाने के लिए संबद्ध करती है। मतलब जो सारा डाटा है ना, चाहे वो जमीन का डाटा हो या आसमान का डाटा हो, ठीक है, हवाई क्षेत्र का डाटा और जमीन पर क्या क्या गतिविधियां हो रही है, उन सभी गतिविधियों पर यह नजर रख सकता है, इसीलिए इसको युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली कहा गया है और उसका नाम दिया गया संजय। आगे बात करें, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय युद्ध क्षेत्र की में पारदर्शिता को बढ़ाएगा और एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन के माध्यम से भविष्य के युद्ध क्षेत्र में बदलाव करेगा। यानी कि जो भविष्य में होने वाले जो वॉरफेयर है, उन वॉरफेयर के लिए हमारी सेना को और मजबूती प्रदान करेगा ये संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली सिस्टम। आगे बात करें, यह कमांड और सेना मुख्यालय और भारतीय सेना निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करेगा। मतलब कहां कहां जो वहां का कमांड, जैसे युद्ध क्षेत्र हो रहा है तो वहां का जो कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर को जानकारी देगा, साथ ही साथ जो मुख्यालय है, सेना का मुख्यालय है, सेना के मुख्यालय को जानकारी देगा। और सेम डाटा कहां पर, जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना के निर्णय प्रणाली, जो जहां पर निर्णय लिया जाता है ना, उस निर्णय प्रणाली सिस्टम को भी ये सूचना एज रियल टाइम में देगा। ठीक है, संजय को भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो संजय निगरानी प्रणाली है ना, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसका विकास किया गया है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से इस बार यूपी पीसीएस 2024 में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें अगर हम सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी से ही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। इस वजह से डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सारे आप देखते चलिए। आगे देखें, अगली खबर है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा एक नया सूचकांक जारी किया गया है, पहली बार है। तो पहली बार जब कोई सूचकांक जारी होता है तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट बातें करेंगे, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। ठीक है, ये एएनआई से लिया गया है खबर। देखें तो नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नामक रिपोर्ट के प्रथम अंक के अनुसार, ठीक है, जो नीति आयोग के द्वारा जारी, देखिए सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, यह प्रथम अंक है, पहली बार इसको जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 67.8 के संचयी स्कोर के साथ उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। यानी कि इससे पता क्या चलता है कि जो वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग है, वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है, शीर्ष स्थान पर है उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा। इसका स्कोर याद रखिएगा। और ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग में कितने राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 18 प्रमुख राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और 18 प्रमुख राज्यों में अगर हम बात करें तो शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर उड़ीसा है। और 18वीं रैंक किसकी है, तो 18वीं रैंक है पंजाब की। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश को 7वां रैंक यहां पर दिया गया है। अब आइए यहां पर कुछ चीजें जो लिखी हुई है उनको भी जान लेते हैं। 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष पर है। इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना है, 55.2 पर है स्कोर, और वहीं पर 53.6 है स्कोर किसका, गोवा का। यानी कि छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है, छत्तीसगढ़ का रैंक है सेकंड, और गोवा की रैंक कितनी है, गोवा की रैंक है थर्ड।
ठीक है, गोवा की रैंक है थर्ड। तो यहां पर इतने पॉइंट आपको पता चल गए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों रैंक के बारे में आपको पता चल गया, किसके द्वारा जारी किया गया है और कब जारी किया गया है। तो ये 24 तारीख को जारी किया गया, 24 जनवरी 2025 को। बात करें यहां पर सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 7वें स्थान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है, पहली जो पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक था उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है, तो उत्तर प्रदेश की रैंक है 7वीं। कौन सी रैंक, 7वीं रैंक है। बिहार के बारे में बात कर ले, बिहार की कौन सी रैंक है, बिहार की 13वीं रैंक है। हरियाणा के बारे में बात कर ले, हरियाणा को कौन से नंबर पर रखा गया, तो 14वें नंबर पर रखा गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश को 9वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर तैयार किया गया। यानी कि जो रिपोर्ट तैयार किया गया है ना, इस रिपोर्ट की खासियत यह है कि जो डाटा लिया गया है वो डाटा कब का है, 2022-23 में जो राज्यों का वित्तीय प्रदर्शन था, उसी वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, सूचकांक में पंजाब को अंतिम स्थान पर रखा गया है। आगे बात कर ले, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, इन्होंने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट का जो उद्घाटन अंक है उसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहां पर आपको जो जो पॉइंट पता चले एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। किसने जारी किया, तो यहां पर अगर हम बात करें लिखा हुआ है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के द्वारा इसको जारी किया गया। कब जारी किया गया, 24 जनवरी 2025 को इसको जारी किया गया। शीर्ष स्थान पर कौन रहा, शीर्ष स्थान पर उड़ीसा रहा। उड़ीसा का स्कोर कितना रहा, 67.8 रहा। दूसरे स्थान पर बात करें छत्तीसगढ़ रहा, छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना रहा, 55.2 रहा। और वहीं पर तीसरे स्थान पर गोवा रहा जिसका स्कोर 53.6 रहा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर, बिहार 13वें स्थान पर, हरियाणा 14वें स्थान पर, और मध्य प्रदेश को अगर जो देखा जाए तो स्कोर कितना, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, 9वां स्थान रहा। और इसमें जो आधार लिया गया है, ये रिपोर्ट किस रूप में तैयार किया गया है, तो इसमें जो वित्तीय स्थिति है राज्यों की वो 2022-23 का जो 22-23 की राज्यों की वित्तीय स्थिति थी उसी आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और ये रिपोर्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का अगर जो देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट से आपके परीक्षा में आरओ में और यूपीपीसीएस में जो प्रश्न आना है वो प्रश्न अवश्याम भी है। ठीक है, वो प्रश्न आएगा ही आएगा। ऐसा इस रिपोर्ट जैसे नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट होती है, जब पहली बार जारी होती है ना तो उस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगली खबर क्या है, जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जो जितेंद्र पाल सिंह हैं वो अगले राजदूत बने हैं, ठीक है, इजराइल में। और यहां पर वही चीजें एएनआई से ली गई हैं और एएनआई पे देखिए पूरी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ठीक है, जिन लोगों की शिकायत रहती है कि सर इंग्लिश में तो हिंदी में इधर लिखा हुआ है, सेम कंटेंट इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, और ये खबर एएनआई से ली गई है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो न्यूज़पेपर से, विभिन्न वेबसाइट से, चाहे वो डीडी न्यूज हो, एएनआई हो, पीआईबी हो, वहां से ली जाती हैं और टू द पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट की जाती है ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत न करना पड़े। ये 30 मिनट का वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहां पर खास बात क्या है, विदेश मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को घोषणा की कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव यानी कि जो जितेंद्र पाल सिंह है ये वर्तमान में किस पद पर थे, तो जो विदेश मंत्रालय है वहां पर संयुक्त सचिव के पद पर ये थे। अब इनको कहां पर राजदूत अपॉइंट किया गया, कहां पे एम्बेसडर बनाया गया, तो ये इजराइल में भारत के एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, तो इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह 2022 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी है। 2022 कह रहा, 2002 बैच के। ठीक है, कौन से बैच के, 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट याद रखना जितेंद्र पाल सिंह के बारे में। समझ गए, जितेंद्र पाल सिंह अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल, सीधे सीधे लिखा हुआ है इंग्लिश में। चलो अगली खबर देखें, नम्रता एस कुमार। अब नम्रता एस कुमार जो है, नम्रता एस कुमार को लातविया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, लातविया में भारत की राजदूत कौन बनी है, नम्रता एस कुमार बनी है। यहां पर लिखा हुआ है नम्रता एस कुमार अपॉइंटेड एज द इंडिया एम्बेसडर टू लातविया। ठीक है, और यह भी खबर कहां की है, एएनआई से ली गई है। जितनी भी सरकारी वेबसाइट है सबको खंगाल के आपके लिए करंट अफेयर प्रस्तुत किया जाता है। देखिए यहां पर नम्रता एस कुमार को लातविया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1997 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई एस कुमार, ठीक है, वर्तमान में स्लोवेनिया में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत है। मतलब वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो ये स्लोवेनिया में, नम्रता एस कुमार जो है ये स्लोवेनिया में भारत की राजदूत है। और इनको अब कहां पर राजदूत बना दिया गया है, ठीक है, कहां का राजदूत डिक्लेयर किया गया, इनको घोषित किया गया, अपॉइंट किया गया है, तो लातविया में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। बात करें यहां पर नम्रता एस कुमार के बारे में, तो नम्रता एस कुमार ने 1999 से 2000 तक
यानी कि 1999 से 2000 तक काहिरा यानी कि मिस्र में भारत के राजनयिक मिशनों में तथा 2007 से 2011 तक पेरिस फ्रांस में और 2011 से 2014 तक संयुक्त अरब अमीरात के जो मिशन होते हैं, ठीक है, राजनयिक मिशन है, उनमें उप प्रमुख के रूप में अपना कार्य किया, ठीक है, उप प्रमुख के रूप में यहां पर कार्य किया। नम्रता एस कुमार के बारे में इतनी डिटेल जानकारी पर्याप्त है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये पहले स्लोवेनिया में राजदूत थी, अब इनको कहां पर राजदूत बना दिया गया है, लातविया में राजदूत बन गई है, और ये है, ठीक है, नम्रता एस कुमार, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगली खबर देखें। इंदौर में भिक्षा देने पर पहली बार एफआईआर हुआ है, ठीक है, इंदौर में भिक्षा देने पर एफआईआर हो गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक युवक ने महिला भिक्षुक को 10 रुपए दिए और युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, ठीक है। युवक ने क्या किया कि 10 रुपए, एक महिला भिक्षुक थी, उसको 10 रुपए दिए और युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, एफआईआर दर्ज कर दिया गया। कानूनी प्रावधान क्या कहता है? भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम, ठीक है, भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम की धारा 223 के तहत भिक्षा देना या भिक्षा मांगना अपराध है। तो यह है कानूनी प्रावधान, ठीक है, जो भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम है उसकी धारा 223 के तहत भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सजा का प्रावधान क्या है? 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। यानी कि 6 महीने तक का जेल हो सकता है आपको अगर जो आप भिक्षा देते या भिक्षा लेते हैं, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। आगे देखें, यह कार्रवाई, जो ये कार्रवाई की गई है, एफआईआर किया गया है, यह कार्रवाई इंदौर को भिक्षा मुक्त शहर बनाने की पहल का हिस्सा है। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को भिक्षा न देकर पुनर्वास और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। सामाजिक विकास के कार्यों में लोगों को लगाना है। जो लोग होते हैं ना, जैसे आप सड़क पे है, किसी से कहते कोई भीख मांग रहा है, अगर जो उससे आप यही कहते हैं ना कि आप तो हट्टे कट्टे हो, स्वस्थ हो, भीख क्यों मांग रहे हो, चलो कहीं काम दिला देते हैं, वो तुरंत अवॉइड कर देता है, कहता नहीं, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पर देखा जाए, इंदौर का जो प्रशासन है वो चाहता है कि जो भिक्षावृत्ति है उससे मुक्त हो शहर, और प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ इतना है, ये एफआईआर दर्ज करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रशासन जो जनता है, जनता को अवेयर किया जाए और लोगों को भिक्षा न देकर उनको पुनर्वास तथा सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके कानूनी प्रावधान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम है, बीएनएस की धारा 223 के तहत भिक्षा देना और मांगना दोनों अपराध है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलो अगली खबर देखें। एआई बुनियादी ढांचे में भारत का चौथा स्थान। जो एआई बुनियादी ढांचा है ना, जैसे स्टारगेट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि $500 बिलियन का निवेश किया जाएगा। कितने का? 500 बिलियन डॉलर का निवेश किया जा रहा है। ओरेकल, ओपन एआई, ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर यहां पर $500 बिलियन का अमेरिका में निवेश किया जाएगा, जिससे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भारत की स्थिति है एआई बुनियादी ढांचे में, तो भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है चौथा, ठीक है। अब यहां पर ये रिपोर्ट जो जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में अगर हम बात करें तो शीर्ष 5 कौन कौन से देश हैं, उन 5 देशों के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका है, चीन है दूसरे स्थान पर, यूके है तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर भारत है और 5वें स्थान पर यूएई है, ठीक है। तो यहां पर जानिए जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका सबसे अव्वल है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। महत्व क्या है? महत्व यह है कि भारत का चौथा स्थान पर आना एआई तकनीकी और बुनियादी ढांचे में देश की तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। यह स्थान भारत के एआई नवाचार, स्टार्टअप्स और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है महत्व, जो चौथा स्थान आया है, चौथे स्थान का महत्व ये है। और भारत धीरे धीरे अगर जो देखा जाए तो एआई के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर रहा है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, भारत करेगा फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी। जो भारत है इसके द्वारा जो फिडे शतरंज विश्व कप है ना 2025, इसकी मेजबानी की जाएगी। अब यहां पर बात करें तो 2025 में भारत प्रतिष्ठित फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट होगा, जिसे 2022 चेन्नई शतरंज ओलंपियाड के बाद में आयोजित किया जाएगा। यानी कि इससे पहले अगर जो देखा जाए तो जो शतरंज का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है वो कौन सा था?
2022 में भारत में आयोजित किया गया था शतरंज ओलंपियाड। उसके बाद अगर जो देखा जाए तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और इसका आयोजन कब होगा? तो देखें, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। ठीक है, यह टूर्नामेंट नॉकआउट प्रारूप में होगा, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी दुनिया भर के प्रतिभाग करेंगे, भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो 200 से अधिक खिलाड़ी यहां पर हिस्सा लेने वाले हैं। कब से कब तक होगा ये याद रखना, 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर तक चलेगा। यानी कि 31 अक्टूबर का जो दिन होता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। और वहीं पर जो देखा जाए तो 26 नवंबर का जो दिन होता है, 26 नवंबर के एक दिन बाद तक चलेगा। 26 नवंबर का दिन होता है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके एक दिन बाद तक ये फिडे विश्व कप चलता रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगली खबर क्या है? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ में एडीजी बनाया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और नियुक्तियों के सेक्शन में अगर हम देखें तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैंने 2 राजदूत के बारे में बताया, और यहां पर बीएसएफ के जो एडीजी हैं उनके बारे में आप जानने जा रहे हैं। ये कौन है? महेश कुमार अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं क्या पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इनको सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस नियुक्ति की पुष्टि 19 जनवरी 2025 को गृह मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अग्रवाल इस पद पर 4 वर्षों तक सेवा देंगे, यानी कि 4 सालों तक बीएसएफ के एडीजी कौन रहेंगे? महेश कुमार अग्रवाल रहेंगे। इस नियुक्ति से पहले महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु में सशस्त्र पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में कार्यरत थे। यानी कि तमिलनाडु में स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में कार्यरत थे महेश कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आज हमने 25 जनवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पे चर्चा की। अब आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज के सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है पहला कथन कह रहा है कि 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 15वां संस्करण मनाया जाएगा। ठीक, 15वां संस्करण मनाया जाएगा, आज मनाया जा रहा है। दूसरा कथन कह रहा है इंडिया वोट्स 2024 और बिलीफ इन द वॉलेट पुस्तकों का विमोचन प्रधानमंत्री करेंगे। यहां पे देखिए प्रधानमंत्री करेंगे। अब आपको बताना है विकल्प कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, कौन सा प्रश्न सही है, ऐसे आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एआई बुनियादी ढांचे की रैंकिंग में भारत को 4था स्थान मिला है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिका, चीन और यूके भारत से आगे हैं रैंकिंग में। दूसरा कथन कह रहा है भारत का यह स्थान देश के एआई नवाचार और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की प्रगति को दर्शाता है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्या है? देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? उड़ीसा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है इस सूचकांक के अनुसार पंजाब ने वित्तीय प्रदर्शन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, पंजाब ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कूट क्या है? केवल एक कथन सही है। बी कह रहा है केवल दो कथन सही है। सी कह रहा है दोनों कथन सही है। डी कह रहा है इनमें से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन उड़ीसा सरकार द्वारा किया जा रहा है। पहला कथन। दूसरा कथन है इस कॉन्क्लेव में केवल एशियाई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, सी कह रहा है दोनों कथन सही है, और डी कह रहा है कोई भी कथन सही नहीं है। तो इन आपको बताना है चारों प्रश्नों में से कि कौन कौन से प्रश्न सही है, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहां पर कल मैंने उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में पूछा था आप लोगों से वीडियो में इन डिटेल, बहुत से लोगों ने लिखा, जैसे अफसाना परवीन हो गए, रवि सिंह हो गए, अंजलि हो गई, फिर उसके बाद में देखा जाए तो शुभम कुमार हो गए, पुनीत कुमार हो गए और अनुपम तिवारी हो गए। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में बहुत डिटेल से लिखा, सारी चीजें बताई जैसा मैंने आपसे पूछा था। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताने होंगे यहाँ पर कमेंट में। पहली परेड में जो ध्वज फहराया था किसने फहराया था? मैंने आपको बताया है, जब गणतंत्र दिवस परेड के बारे में बता रहा था मुख्य अतिथि के बारे में, वहीं पर आपको बताया था कि पहली परेड जो हुई थी उसमें ध्वज किसने फहराया था। ठीक है,
पहली परेड के मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? पहली परेड में जो पहली परेड हुई थी 26 जनवरी 1950 की, उसमें पहली परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 2025 में मुख्य अतिथि कौन है? 2025 का थीम क्या है? 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे और किस विभाग की झांकी पहली बार शामिल हो रहे 2025 में? ये इतने पॉइंट है और ये 6 पॉइंट में से एक पॉइंट आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस। ठीक है, कल गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पॉइंट्स को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा करिएगा, वीडियो लाइक करिए और जो वीडियो की पीडीएफ है, आपको पीडीएफ जो है, आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ आपको जब पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सारी पीडीएफ कंपाइल करके एक जगह आपको मुहैया करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए परेशान मत होइए, लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए, रीच बढ़ाइए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपके सहयोग से ही संचालित की जा रही है। मैंने पहले दिन जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि ये वीडियो सीरीज आपके सहयोग से संचालित की जा रही है। जैसे जैसे रीच बढ़ती जाएगी हम कंटेंट में और ज्यादा कंटेंट रीच करते जाएंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, कोई भी इधर उधर की कहानी नहीं बताई जाएगी, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी, क्रिस्प पॉइंट रहेगा। 25 से 30 मिनट के हमारे वीडियो होते हैं, इससे बहुत लंबी, आपको बहुत लंबी महसूस नहीं होगा। खाना बनाते हुए या कुछ भी काम करते हुए आप आसानी से वीडियो सुन सकते हैं, सारी चीजों को करंट अफेयर से अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को साझा करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।